हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, तो मैंने कहा था ना आप लोग होमवर्क में ट्राई करें, उन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। ये जो क्वेश्चन है जेई 2012 में आया है, ये बोल रहा है क्वेश्चन 29.2% वेट बाय वेट हमें स्टॉक सॉल्यूशन दिया हुआ है HCl का। ठीक है, स्टॉक सॉल्यूशन HCl का याद रखें। HCl का एक सॉल्यूशन है जिसमें जो HCl है हमारा, वो किसकी तरह काम कर रहा है, सॉल्यूट की तरह, और जो हमारा H2O है वो किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पर, सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, इस चीज़ को हमें याद रखना है। स्टॉक सॉल्यूशन में H2O जो है वो हमारा सॉल्वेंट है और HCl क्या है, सॉल्यूशन है। इसका डेंसिटी भी हमें गिवन है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है हमसे इस सॉल्यूशन का। इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड है ताकि इस सॉल्यूशन से एक नया सॉल्यूशन हम लोग प्रिपेयर कर सकें। इस सॉल्यूशन से हम लोग नया सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं जिसका वॉल्यूम कितना है 200 ml है और जिसका मोलरिटी कितना है 0.5 m है। बात समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन पूछ रहा है वो जिसका वॉल्यूम कितना है 200 ml और मोलरिटी कितना है 0.4 मोलरिटी हमारा यहाँ पर। अब इस सॉल्यूशन का जिसका हमें वेट बाय वेट परसेंटेज दिया हुआ है कितना 29.2% वेट बाय वेट हमें दिया हुआ है यहाँ पर। इस सॉल्यूशन में हम लोग कितना वॉल्यूम लें, इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम हम लोग यूज़ करें जिससे ये सॉल्यूशन हमें क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। तो हम लोग को जब भी वॉल्यूम बढ़ाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे यहाँ पर, H2 सॉल्वेंट ही तो बढ़ाते हैं, सॉल्वेंट को ऐड करते हैं और इस तरीके से हमारा यहाँ पर सॉल्वेंट डिवाइड करेंगे तो इसका वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा। तो इस सॉल्यूशन का क्या वॉल्यूम हमने लिया होगा, सपोज इसका कुछ इनिशियल में VmL लिया होगा तो उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमसे क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है। तो जब भी हम लोग डाइल्यूशन करते हैं, सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 को हम लोग जानते हैं अच्छे से। अच्छा, ये पहले वाले की मोलरिटी है जो हमें अननोन है, पहले वाले का वॉल्यूम है जो अननोन है इसका, और दूसरे वाले का मोलरिटी हमें दिया हुआ है कितना 0.4 है, और दूसरे वाले का वॉल्यूम भी कितना दिया हुआ है 200 ml है। तो बस इसकी हमें क्या निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है, और इसका वॉल्यूम हमें जो पता करना है वो हमारे पास आ जाएगा। तो बस हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, मोलरिटी M1। ठीक है, तो अब M1 निकालेंगे हम लोग कैसे, देखें यहाँ पर M1 कैसे निकालेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, वेट बाय वेट परसेंट। तो मैंने आपको बताया था जब आपको वेट बाय वेट परसेंटेज दिया हुआ है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये मानना है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कितने ग्राम का, 100 ग्राम का। तो उसमें 29.2 ग्राम जो है वेट किसका या मास किसका हो जाएगा, सॉल्यूट का, बाकी का किसका हो जाएगा, सॉल्वेंट का। और आपका जो पूरा सॉल्यूशन है, आपका जो सॉल्यूशन है वो कितने ग्राम का होगा यहाँ पर, 100 ग्राम का। ये हमें अजम्पशन लेकर के चलना है। तो मोलरिटी निकालने के लिए मोल ऑफ सॉल्यूट लगाना है और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लगाना है हमें। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमें पता है कितना है सॉल्यूट का, सॉल्यूट के मोल निकालने हैं हमें, तो सॉल्यूट का गिवन मास और सॉल्यूट का मोलर मास HCl का कितना आ जाएगा 35.5 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में इनटू में सॉरी हमें क्या लगाना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से, मास अपॉन डेंसिटी। मास हमें पूरे सॉल्यूशन का पता है 100 ग्राम, डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन की पता है 1.25। तो यहाँ पर मैं लगाने जा रहा हूँ 100 और डेंसिटी का डिवाइड, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अच्छा, याद रखें ये जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा, ml में, और यहाँ पर हम लोग जो वॉल्यूम लगाते हैं वो लीटर में। तो पूरे सवाल में हमें 1000 का करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे कितने जीरो गए, 2 जीरो गए। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बाद में, पहले हम लोग इसकी वैल्यू एज इट इज पुट कर देते हैं। मैं यहाँ पर देखें इस पॉइंट से पॉइंट हटा देता हूँ एक, तो यहाँ पर जो मोलरिटी मैंने निकाली है, ठीक है, जो मैंने मोलरिटी यहाँ पर निकाली है वो कितनी मोलरिटी आई है हमारी, 292 अपॉन 355। ठीक है, मैं यहाँ पर जो 10 बचा इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 12.5 हो जाएगा, और ये आ गया हमारा इंटू में सॉरी V1, और ये 0.4 इंटू 20। तो यहाँ से बस हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, V1 की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देता हूँ। 4 7 28, 4 3 12, और ये 2 से नहीं जाएगा। यहाँ से हम लोग V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आएगा हमारा V1। अब कैलकुलेशन बचा और कुछ भी नहीं है बस। ठीक है, 20 और ये आ गया डिवाइड में 1.25 और ये 73। 5 4 ज़ा 20, 5 सॉरी 4 5 ज़ा 5 से काट देते, 5 4 20, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से कट जाए, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, ये आ गया हमारा कैलकुलेशन। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा
ये कितना आएगा 8 ml आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 8 ml। तो यहाँ पर वॉल्यूम हमने निकाल लिया। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारा जो मैंने होमवर्क में दिया था आप लोगों को। क्या क्वेश्चन है हमारा, 2m हमने क्या लिया 100 ml Na2SO4 जो मिक्स किया है किसके साथ, NaCl के साथ। ठीक है, और यहाँ पर जो हमें फॉर्म हुआ है यहाँ पर वो हमने एक और यहाँ पर लिया है कैल्शियम क्लोराइड लिया है और फिर हमने इन सबको मिलाया है। तो हमारे पास सबके मैं मिली मोल्स लिख लेता हूँ। जैसे Na2SO4, तो जो Na2SO4 है उसके मिली मोल्स कितने होंगे हमारे, Na2SO4 के जो मिली मोल्स हैं वो कितने होंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से हमने मिली मोल निकाल लिए, कितने आ गए 200। इसी तरीके से मैं निकाल लेता हूँ पहले NaCl है, NaCl के निकाल लेता हूँ मैं। तो कितने आ जाएंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कितने आ जाएंगे 300। ये मिली मोल्स निकालने हम लोग, ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टाइम कर लिया था सारा। ये आ गई मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो 200 ही आ गई। यहाँ से हम लोग सबसे पहले कैटायन को ढूंढते, तो यहाँ पर कितने कैटायन है, Na पॉजिटिव कितने हैं यहाँ पर 2Na पॉजिटिव है। 2Na पॉजिटिव की अगर मोलरिटी हम लोग मिली मोल्स को अगर निकालें तो मिली मोल्स कितने आ जाएंगे यहाँ पर 4, और इसमें यहाँ पर एक Na पॉजिटिव है तो यहाँ पर इसके जो मिली मोल्स होंगे वो कितने होंगे 300। यहाँ पर एक Ca2 पॉजिटिव है हमारा, ठीक है, इसके जो मिली मोल्स होंगे वो कितने होंगे यहाँ पर 200। सिमिलर वे हम लोग यहाँ पर सल्फेट आयन के निकाल लेते हैं। सल्फेट आयन के कितने होंगे यहाँ पर 200 मिली मोल्स। सिमिलर वे क्लोराइड आयन के यहाँ पर कितने होंगे 300 मोल्स, और यहाँ पर 2 क्लोराइड आयन है तो उसके कितने होंगे मोल्स 400 मिली मोल्स। तो 400 यहाँ पर टोटल निकालें तो कैटाइन के मिली मोल्स कितने आ गए 900, और यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा 900। तो मैंने आपसे कहा था कि कंसंट्रेशन, या मैंने बताया था ना कंसंट्रेशन मिली मोल्स, बात एक ही है। कैटायंस के जो कि हमारे क्या है, मैं डायरेक्ट कैटायन ही लिख देता हूँ। कैटायन और एनायन का क्या निकालना था हमें, रेशियो निकालना था। तो कैटायन के कितने आए हमारे पास 900, एनायन के भी कितना है 900, तो रेशियो विल भी हमारा कितना हो जाएगा, रेशियो यहाँ पर 1। तो इस तरीके से ही हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम लोग आज का बिल्कुल नया टॉपिक, ऐसे मान लीजिए कि अब चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ये जो बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स थे मैं ये आपको 11th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ऐसा मान लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को, डेट इज़ अवर सॉल्युबिलिटी। हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी से। तो सॉल्युबिलिटी को हमें बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी हमारा क्या होता है, तो सॉल्युबिलिटी क्या है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट में आप सॉल्यूट, किसी भी सॉल्वेंट में एक स्पेसिफिक अमाउंट में आपने एक सॉल्वेंट ले लिया, यहाँ पर स्पेसिफाइड अमाउंट, लेटेस्ट सपोज कि आपने यहाँ पर 100 ग्राम कोई भी क्या ले लिया, यहाँ पर आपने सॉल्वेंट ले लिया है, ठीक है, कोई भी आपने सॉल्वेंट ले लिया है जिसका जो मास है वो कितना है 100 ग्राम। आपने एक इसमें स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ये कर दिया है, ऐड कर दिया एक स्पेसिफिक अमाउंट, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो याद रखें कांस्टेंट T मान लिया है हम लोगों ने। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को आपने एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना स्टार्ट किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितना सॉल्यूट इस स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी। सपोज आपने 100 ग्राम वाटर लिया और उस 100 ग्राम वाटर में आपने शुगर को डिसॉल्व करना स्टार्ट किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना शुगर उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में या वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, वही उसकी क्या होगी सॉल्युबिलिटी। सपोज 50 ग्राम 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, तो वो जो 50 ग्राम डिसॉल्व हुआ है वही मैक्सिमम जो अमाउंट सॉल्यूट का एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो गया है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी का हमेशा डेफिनेशन याद रखेंगे, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड और प्रेजेंट इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कितना सॉल्यूट ज़्यादा से ज़्यादा एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो सकता है, वही हमारी क्या है सॉल्युबिलिटी है। हमें यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी पढ़नी है वो गैसेस की, सॉलिड की भी पढ़ेंगे, मगर जो पहले मैंने जो केस बनाया है वो सॉल्युबिलिटी हम लोग सबसे पहले किसकी देखेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब हम लोग जो सॉल्युबिलिटी की स्टडी करने जा रहे हैं वो गैसेस की लिक्विड में। जैसे आप लोगों ने डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखा, कोल्ड ड्रिंक सभी लोग पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वही तो सॉल्युबल होता है, डिसॉल्व, जिसकी वजह से फिज आते हैं।
और हमारी जो ब्लड है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, तो अगेन वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन अ लिक्विड बता रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल जैसे एक्वेटिव लाइफ जो सर्वाइव कर रहा है, क्यों सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो डिजोल्व स्टेट में पाया जाता है, किसमें, वाटर में, तो ऑक्सीजन वहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विड वाटर में क्या हो रहा है, सॉल्युबल हो रहा है। तो सॉल्युबिलिटी के कई सारे एप्लीकेशन है, हम लोगों को इनको स्टडी करना है, ठीक है। तो मेन हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उन फैक्टर्स को हमें एक एक करके क्या करना है, स्टडी करना है। सबसे पहले हम लोग पहला फैक्टर देखने जा रहे हैं, नेचर ऑफ गैस, यानी कि गैस के नेचर पे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड गैस के नेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। कैसे डिपेंड करती है, ऐसी गैसेस जो बहुत आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, जिनकी लिक्विफेबिलिटी बहुत आसान है, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, अमोनिया, ये सारी गैसेस जो हैं बहुत आसानी से क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं। तो जो भी गैसेस बहुत आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि वो उतनी ही ज़्यादा क्या होती हैं, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती हैं। जो गैसेस जितनी ज़्यादा क्या हो जाएंगी, जितनी आसानी से लिक्विफाई हो जाएंगी, वो उतनी ज़्यादा क्या होंगी, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगी। इस बात को हमेशा याद रखना है। अब जैसे मान लीजिए H2 और हीलियम है, ये लिक्विफाई नहीं होती हैं आसानी से, तो आसानी से सॉल्युबल भी नहीं होंगी, यानी इनके कंपैरिजन में जो CO2 और HCl है जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, वो सॉल्युबल भी आसानी से होंगी, और जो गैसेस लिक्विफाई नहीं होती हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती है, ठीक है। एक ऐसा रिलेशन देखा है हम लोगों ने। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हम लोग देखने जा रहे हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक वाला क्राइटेरिया। जो लाइक डिजॉल्व लाइक वाला क्राइटेरिया है वो सेम है, हम लोगों ने इसको पहले भी स्टडी कर रखा है। जो पोलार सॉल्यूट है, यानी जो पोलार गैस है, हमारा भी सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, गैस है, जो पोलार सॉल्यूट है, जो पोलार गैस है, वो पोलार सॉल्वेंट में ही क्या होगा, सॉल्युबल होगा। जो पोलार सॉल्यूट है वो पोलार सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होगा। अभी यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो हमारा क्या है, लिक्विड है, इस बात को याद रखें, ठीक है। सिमिलर वे हम लोग यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, जो नॉन पोलार सॉल्यूट है, ठीक है, जो नॉन पोलार सॉल्यूट है वो नॉन पोलार सॉल्वेंट में ही क्या होगा, सॉल्युबल होगा। यानी कि यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो लाइक डिजॉल्व लाइक वाला क्या बता रहा है कि पोलार जो चीज़ है वो पोलार में डिजॉल्व होगी, और जो नॉन पोलार चीज़ है वो नॉन पोलार में होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखा पोलार में जो इंट्रैक्शन होंगे पोलार गैस में, वही पोलार सॉल्वेंट या लिक्विड में इंट्रैक्शन होंगे। तो अब इंट्रैक्शन क्या होंगे, अगर सेम होंगे तो वहाँ पर जो डिजॉल्व होने की टेंडेंसी वो क्या होती है, बढ़ जाती है। सपोज जैसे मान लीजिए HCl है, HCl पोलार है, पोलार का मतलब क्या होता है, जिसमें चार्जेस का क्या हो जाए, सेपरेशन हो जाए। तो हम लोग जानते हैं चार्जेस का सेपरेशन क्यों होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से। तो HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 के समथिंग, 3.1 के समथिंग है, सॉरी। तो यहाँ पर क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन की कंपेरिजन देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो यहाँ पर चार्जेस का सेपरेशन होगा, दैट इज पोलरिटी आएगी, और जो भी पोलरिटी आएगी डेवलप होगी, दैट मीन्स इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देंगे, पोलार। तो ये HCl जो है वो पोलार है हमारा, और H2O को तो हम लोग जानते हैं ये कैसा है हमारा, ये भी पोलार नेचर का, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो ये भी पोलार और ये भी पोलार। तो HCl जो है वो हाईली सॉल्युबल होगा किसमें, वाटर के अंदर। क्यों, क्योंकि पोलार पोलार के अंदर क्या होता है, डिजॉल्व होता है। सिमिलर वे अगर मैं बात करूँ बेंजीन की, तो बेंजीन में सारे ही कार्बन है और सारी हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नेग्लिजिबल है। तो बेंजीन को हम लोग कैसा कंसिडर करते हैं, प्योरली, ठीक है, प्योरली नॉन पोलर। अभी देखें मैंने HCl का यहाँ पर गैस का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, ये गैस है HCl गैस होता है हमेशा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक और समझाने के लिए एक नॉन पोलर में लिक्विड ले रहा हूँ। बेंजीन याद रखें, बेंजीन जो है वो गैस नहीं होती है, बेंजीन लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है, लेबोरेटरी में रखा हुआ होता है, जो कैसा है, नॉन पोलर। अगर आप बेंजीन को पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो कभी भी डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि उसका नेचर कैसा है, नॉन पोलर। तो लाइक डिजोल्व लाइक क्राइटेरिया मतलब क्या है कि जो नॉन पोलर चीज़ है वो नॉन पोलर में ही क्या होगी, सॉल्युबल होगी, पोलर में सॉल्युबल नहीं होगी। मगर कुछ गैसेज ऐसी भी हैं, जैसे मान लीजिए O2 है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की आप बात करें तो सेम ही तरह के एटम्स हैं, और सेम तरह के एटम्स है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी नहीं आ रहा है इनमें, और इनका जो नेचर है वो नॉन पोलर ही रह रहा है। मगर ऑक्सीजन तो पानी में सॉल्युबल होता है, ठीक है, इसीलिए तो एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर रहा है। तो फिर कौन सा फैक्टर देखते हैं हम लोग, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो गैसेस जितनी आसानी से लिक्विफाई हो जाएंगी उनकी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। या सम अदर हम लोग जैसे फैक्टर्स देखते हैं, अगर जैसे हम लोग अगर कोई गैस है तो वो गैस पर्टिकुलरली क्या फॉर्म कर ले, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले पानी के साथ, या किसी और तरह का कोई नया इंट्रैक्शन क्या कर ले, फॉर्म कर ले, तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। यानी कि हम लोग लाइक डिजॉल्व लाइक वाला क्राइटेरिया ही नहीं देखेंगे, पोलार पोलार में सॉल्युबल होता है, ठीक है, वो वाला क्राइटेरिया सफिशिएंट है, मगर हम लोग को इसके अलावा भी क्राइटेरिया देखने
जैसे लिक्विफाई वाला। और मैंने जो बताया कि अगर कोई गैस पानी के साथ क्या कर ले, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, या किसी और तरह का या किसी और सॉल्वेंट से एक नया तरह का इंट्रैक्शन फॉर्म कर ले, तो वो गैस क्या हो जाएगी, ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक क्राइटेरिया में क्या लिखेंगे हम लोग, जो पोलार है, पोलार गैस इज द polar gases are soluble polar gases are soluble in polar solvent। पोलार गैसेस किस में सॉल्युबल होंगी, पोलार सॉल्वेंट में, ठीक है। एंड नॉन पोलार गैसेस आर soluble in नॉन पोलार सॉल्वेंट। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों पोलार गैसेस पोलार में सॉल्युबल होंगी, क्यों नॉन पोलार गैसेस नॉन पोलार में, बिकॉज ऑफ सिमिलर इंट्रैक्शन सिमिलर है इसलिए, ठीक है। जो सिमिलर इंट्रैक्शन होने की वजह से वो आसानी से एक दूसरे में मिल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ सिमिलर इंट्रैक्शंस, यहाँ पर लाइक डिजॉल्व लाइक वाला क्राइटेरिया चल रहा है। और मैंने इसके बाद आपको बता दिया कि गैसेस जो हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह फॉर्म कर सकती हैं, ठीक है, और किसी और तरह के इंट्रैक्शन क्या कर सकती हैं, फॉर्म कर सकती हैं, तो यहाँ पर वो क्या कर सकती हैं, इजीली सॉल्युबल हो जाती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ मूव करते हैं, जो है हमारा क्या, टेम्परेचर। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर घट जाती है। मैंने लिखा है वहाँ पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखें, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल है वो पानी में क्या या किसी भी अदर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो गए। तो अगर आप उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ही करेंगे, गर्म करेंगे, तो जो गैस के मॉलिक्यूल है ना, काइनेटिक एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब काइनेटिक एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो लिक्विड को वो छोड़ जाएंगे और वहाँ से वो एस्केप हो जाएंगे, यानी कि जो गैस थोड़ी बहुत सॉल्युबल हुई थी वो वहाँ से चली जाएगी, ठीक है। ये तो एक थ्योरेटिकल हो गया। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई गैस के मॉलिक्यूल है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, लिक्विड के कंपैरिजन में। जब हमने किसी गैस को लिक्विड के अंदर सॉल्युबल किया है तो गैस की ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी कम हुई होगी, तभी तो वो लिक्विड के अंदर आया है, ठीक है। और जब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई होगी तो डेफिनेटली उसने एनर्जी क्या हुआ होगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज किया होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट समझना है कि अगर कोई भी गैस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होती है तो वो प्रोसेस कैसा माना जाता है, एक्सोथर्मिक। कैसा प्रोसेस माना जाता है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब जब वो गैस सॉल्युबल हो गई, आपने टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली कम हो गई थी, मगर आपने एनर्जी उसे दोबारा करना स्टार्ट कर दिया, तो वो फिर एनर्जी लेकर के वो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से लिक्विड के सरफेस से चले जाएंगे। यानी कि जो थोड़ा बहुत गैस सॉल्युबल हुआ था वो वहाँ से उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको हम लोग देखें ली चैटेलियर प्रिंसिपल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ली चैटेलियर जो प्रिंसिपल है, ठीक है, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको हम लोग देखें कैसे, जो गैस है, ठीक है, गैस किस में हम लोग मिला रहे हैं, सॉल्वेंट में। और गैस जब सॉल्वेंट से मिल रहा है तो डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर घोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और डिसोल्यूशन प्रोसेस से यहाँ पर हमारा क्या फॉर्म हो जा रहा है, सॉल्यूशन फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जब गैस के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में आते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, यानी वो एनर्जी रिलीज कर देते हैं। और एनर्जी रिलीज करते हैं तो प्रोसेस कैसा हो जाता है, ये हमारा एक्सोथर्मिक, यानी कि इसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। यहाँ पर डेल्टा एच का वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। याद रखें, गैस जो है वो सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं कर रही है, बस मैंने आपको ये बताया है, यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। बस गैस जो है वो मिल रहा है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, और क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्यूशन। और ये प्रोसेस कैसा हो जा रहा है, एक्सोथर्मिक। हमेशा याद रखें, समुद्र में जो गैसेस सॉल्युबल हो रही हैं, ठीक है, ऑक्सीजन सॉल्युबल हो रहा है अगर वाटर के अंदर, तो वो प्रोसेस कैसा हो रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है, ठीक है। अब ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, अगर ली चैटेलियर के अकॉर्डिंग आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन मान रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाया एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो रिएक्शन कहाँ जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। हम लोगों ने ये पहले पढ़ रखा है, तो बैकवर्ड में जाएगा, तो यानी कि सॉल्यूशन टूट रहा है किसमें, गैस में और सॉल्वेंट में, यानी गैस क्या कर रही है, निकल रही है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग एक और फैक्टर की स्टडी करने जा रहे हैं, पांचवा फैक्टर है जो हमारा प्रेशर की डिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मान लीजिए पूरा फोकस हमारा उसी पर रहेगा, ठीक है। तो प्रेशर की डिपेंडेंसी क्या है, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो कैसे, सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करेगा, तो हम लोग देख लेते हैं। इसकी जो फेज होगी वो क्या होगी, गैसियस फेज होगी, गैस है ऑब्वियसली, इसकी फेज लिक्विड होगी, और सॉल्यूशन की फेज भी क्या होगी, लिक्विड होगी। फेजेस मैंने वहाँ पर मेंशन कर दिए। तो अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन वहाँ मूव करता है जहाँ पर गैस के मोल्स क्या होंगे, लेस गैसियस मोल्स की तरफ, लेस मोल्स की तरफ अगर मूव करेगा
लेस मोल से, याद रखें मोल्स कौन से वाले, सिर्फ गैसियस मोल्स की तरफ अगर मूव करेगा तो गैसियस मोल का हम कहाँ पर है, हमारे सॉल्यूशन साइड पर, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, हमारा फॉरवर्ड जाएगा, और फॉरवर्ड जाएगा तो उतना ही गैस सॉल्युबल होगा किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी कि अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस मोर एंड मोर क्या होगी, सॉल्युबल होगी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आया जिसे हम लोग कहते हैं हेनरी। ठीक है, उसने अपना लॉ दिया, हेनरीज लॉ, उसको हम लोगों को स्टडी करना है। अभी के लिए बस इतना समझें, ये सब कुछ ली चटेलियर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही है कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड, और गैस उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सॉल्युबल होगा। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हेनरीज लॉ। पहले हम लोग हेनरी का, ठीक है, एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, फिर उसके बेसिस पे पूरा हेनरीज लॉ को हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया इफेक्ट ऑफ प्रेशर का इफेक्ट किस पर, ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की सॉल्युबिलिटी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। कौन एक्सप्लेन करता है, हमारा हेनरीज लॉ। तो हेनरी का पहला एक्सपेरिमेंट समझते हैं। ठीक है, देखें एक्सपेरिमेंट में क्या है, हमने यहाँ पर एक लिक्विड ले रखा है और उसमें कुछ ना कुछ गैस अमाउंट, हमने गैस को क्या करना है, सॉल्युबल करना है। तो यहाँ पर जो फ्री स्पेस है मैंने वहाँ पर गैस फिल कर लिया। ये जो पार्टिकल है, ठीक है, डॉट्स जो है वो गैसियस पार्टिकल्स को मैं डिनोट कर रहा हूँ, और उनके ऊपर मैंने यहाँ पर क्या लगा रखा है, पिस्टन, ठीक है, कंप्रेस करने के लिए। अभी जब मैंने गैस फिल किया तो थोड़े तो जो है वो ओपन स्पेस, जो फ्री स्पेस है वहाँ पर मौजूद होंगे, और कुछ थोड़े बहुत गैस के पार्टिकल जो है वो लिक्विड स्टेट में भी चले गए होंगे। ठीक है, थोड़े बहुत सॉल्युबल हो गए होंगे, और ये हमारा क्या है, पिस्टन है। तो अभी तो मैंने इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगाया, नॉर्मल पिस्टन रखा हुआ है। ठीक है, जस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर क्या है, मेंटेन्ड है। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैंने यहाँ पर ब्लॉक्स रखना स्टार्ट किए। पहले एक ब्लॉक रखा, ठीक है, तो जैसे ही मैं ब्लॉक रखना स्टार्ट करूँगा तो ये जो पिस्टन ऊपर आपको दिखाई दे रहा था, ठीक है, सेकंड डायग्राम में देखा तो ये पिस्टन जो है वो नीचे आ जाएगा। अभी यहाँ पर था, ऊपर था, अब पिस्टन कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, और मैं अगर एक और ब्लॉक रखूँगा तो एक और ब्लॉक रखा मैंने, ठीक है, यहाँ पर, तो ब्लॉक जैसे जैसे रखता जाऊँगा वैसे वैसे जो पिस्टन है वो नीचे आता जाएगा। जब पिस्टन नीचे आएगा तो गैस का जो मॉलिक्यूल अभी फ्री स्पेस को ऑक्यूपाई किए तो वो उनका स्पेस कम हो जाएगा, और वो जो गैस के मॉलिक्यूल है वो कहाँ चले जाएंगे, हमारे लिक्विड के अंदर, यानी कि उनका जो अमाउंट है वो लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और फ्री स्पेस में जो अमाउंट है उनका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, पहले स्टेप में जो गैस के मॉलिक्यूल थे वो कुछ भी प्रेशर नहीं लगा रहे थे। ये ब्लॉक अभी ठीक है नहीं है, हमने जस्ट रखे हैं, ठीक है, लेकर के आ रहे हैं, बस लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट हमने रखा ही था, तो जैसे ही रखना स्टार्ट किया तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पे उतने ही ज़्यादा क्या लगाने लगे, प्रेशर लगाने लगे, यानी कि रेट ऑफ अप्लाइंग प्रेशर इंक्रीज करने लगा। मैंने एक और ब्लॉक रखा तो जो रेट है प्रेशर लगाने की वो और ज़्यादा बढ़ने लगी, और जितना ज़्यादा प्रेशर की रेट बढ़ेगी गैस के मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे लिक्विड के सरफेस पर उतने ही ज़्यादा क्या होते चले जाएंगे, सॉल्युबल होते चले जाएंगे, और उतना ही ज़्यादा उनका लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है सभी के? तो हम लोगों ने यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से ये समझा कि गैस के मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे वो उतने ही ज़्यादा उस लिक्विड के अंदर क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। यही बात देखी किसने, हेनरी ने, और उसने अपना लॉ फॉर्मुलेट कर दिया। उसने कहा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, सॉल्युबिलिटी जो गैसियस मॉलिक्यूल की है इस बात पर डिपेंड कर रही है कि गैस के मॉलिक्यूल उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे लिक्विड के सरफेस के ऊपर उतनी ही गैस क्या होगी, लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होगी। तो बस यही हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट था। हेनरी ने क्या कहा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी इज डिपेंड, किस पर डिपेंड करेगी, अपॉन द प्रेशर, डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर अप्लाइड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के सरफेस के ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, गैस हमारी सॉल्युबल हो जाएगी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। इसके कॉमन एग्जांपल है जैसे बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं, वो जो पैक्ड अप होती हैं वो हाई प्रेशर पर पैक्ड अप होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो कैप लगा होता है वो हाई प्रेशर पर लगा होता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा ऊपर से प्रेशर लगेगा उतनी ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, उतने ही ज़्यादा वो क्या होंगे, लिक्विड के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है सभी की? तो जितने भी गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो कैसे एक्सप्लेन होती है कि गैस के मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, हायर द प्रेशर अप्लाइड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड्स, मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा गैस क्या होगी, उस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होगी। इस बात को सभी के समझ में आ गया? इस स्टेटमेंट को हमें याद रखना है, ठीक है। उसी टाइम पर एक कंटेम्प्रेरी, एक ऐसा मान लीजिए हेनरी का एक कंटेम्प्रेरी था जिसे हम लोग सभी जानते हैं, डेल्टन ने मैं बताया था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो गैस का टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। अब जो गैसेस प्रेशर लगा रहे हैं इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर वो बेसिकली क्या है, पार्शियल प्रेशर ही तो, गैस का अपना पर्सनल प्रेशर, खुद का प्रेशर।
तो पार्शियल प्रेशर ऐसा ही लग रहा डेल्टन के अकॉर्डिंग के उसके लॉ के अकॉर्डिंग के जो पार्शियल प्रेशर है वो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रिक्शन के बराबर है। तो पार्शियल प्रेशर किसके बराबर है, सॉरी पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रिक्शन की। तो सिमिलर वे हेनरी ने भी अपने मतलब लॉ में थोड़ा सा उसने मॉडिफिकेशन किया। उसने कहा कि जितना ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस के ऊपर क्या लगाएंगे, प्रेशर, उतना ही ज़्यादा उनका अमाउंट। मैं एक और डायग्राम में बताता हूँ। जितना ज़्यादा ये गैसियस मॉलिक्यूल है और ये लिक्विड का सरफेस है, इस लिक्विड के ऊपर जितना ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। यानी कि जितना ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा उनका अमाउंट पाया जाएगा, उतना ही ज़्यादा उनका अमाउंट पाया जाएगा किसके अंदर, उस लिक्विड के अंदर। ये लिक्विड है, ठीक है, और ये मैंने अमाउंट किसका लिखा है, अमाउंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। जितना ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल क्या लगाएंगे, जितना ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे किसके सरफेस के ऊपर, लिक्विड के सरफेस के ऊपर, उतना ही ज़्यादा उनका अमाउंट पाया जाएगा उसके लिक्विड के अंदर। बात समझ में आ रहा है ना। जितना ज़्यादा अगर आपने जो गैस है, जितना ज़्यादा जो भी कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सपोज कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक में अगर जो गैस आपने फिल किया है कार्बन डाइऑक्साइड, वो जितना ज़्यादा लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएगा, यानी जितना टाइटली उसको हम लोग पैक्ड अप करके रखेंगे, उतना ही ज़्यादा उसका CO2 का, ठीक है, अमाउंट होगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। अब यहाँ पर अमाउंट को हमें किसी कंसंट्रेशन टर्म से रिप्रेजेंट करना था, तो हम लोगों ने यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म या हेनरी ने क्या यूज़ किया, यहाँ पर अगेन मोल फ्रिक्शन ही यूज़ किया। तो उसने बस डेल्टन लॉ की तरह ही एक अपना लॉ एक और मॉडिफाइड फॉर्म में दे दिया। उसने कहा कि जो पार्शियल प्रेशर है, या प्रेशर बोल सकते हैं, प्रेशर अप्लाइड बाय गैसियस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन। यानी कि गैस के जो गैस प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं किसके सरफेस के ऊपर, लिक्विड के सरफेस के ऊपर, वो तो ठीक है, उसकी वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी आ रही है। या फिर हम लोग एक तरीका और देख सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर याद रखिए क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to the mole fraction of gas। याद रखेंगे क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये वेपर फेज की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं हम लोग, वो किस फेज में ले रहे हैं, सॉल्यूशन फेज में। मैंने बार बार आपको एक्सप्लेन किया है कि जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा उनका अमाउंट किसके अंदर होगा, लिक्विड के अंदर होगा, और जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना ही ज़्यादा उनका क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। तो मैंने जो हेनरी ने रिलेशन बताया कि पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। जैसे ही हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया जिसे हम लोग कहते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH। तो P क्या है, सभी लोग याद रखें, जो P है वो क्या है हमारा, पार्शियल प्रेशर। P क्या है हमारा, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, इसे, और जो KH है हमारा वो क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरी के लॉ का कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद जो X है वो याद रखें मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन किसका है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, बट याद रखें इन द सॉल्यूशन फेज। जो गैस सॉल्युबल हो गया है, जितना अमाउंट उसका सॉल्युबल होगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, उतना ही ज़्यादा समझ लो उसने क्या लगाया होगा, प्रेशर। जैसे सपोज आपके पास 2 बीकर हैं, एक बीकर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट वाटर में, ठीक है, 10 ग्राम्स है, और दूसरे बीकर में 25 ग्राम्स है। तो आप बता सकते हैं कि इस बीकर में ज़रूर गैस के मॉलिक्यूल ने ज़्यादा प्रेशर लगाया होगा, इसीलिए सेकेंड बीकर में उनका अमाउंट क्या है, ज़्यादा पाया जा रहा है। बात समझ में आ गया, ठीक है। इसी लॉ से सभी लोगों को दिख रहा है कि हम लोग एक ग्राफ बना सकते हैं। सपोज मैंने इस एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर ले लिया और इस एक्सिस पर हम लोगों ने क्या ले लिया है, मोल फ्रैक्शन ले लिया है। एक्स एक्सिस पर हमने क्या ले लिया है, मोल फ्रैक्शन ले लिया है, ठीक है। और ये रहा हमारा ग्राफ, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन और स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि ये क्या है हमारा y और ये क्या हो गया, m हो गया। स्लोप यहाँ पर जो m है, स्लोप किसको बताएगा, KH को, और इंटरसेप्ट का वैल्यू 0 है, इसलिए ग्राफ यहाँ से ही हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बना दिया हमने हेनरीज लॉ का। अब देखें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें यहाँ से दिख रही हैं। अगर मैं आपसे हेनरीज कांस्टेंट का फॉर्मूला निकलवाऊँ यहाँ से, तब क्या आएगा यहाँ पर, P इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ गैस इज इक्वल्स टू KH। अच्छा, यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सभी लोग बताएं, मोल ऑफ गैस, गैस के मोल अपॉन गैस के मोल प्लस लिक्विड के मोल, जो भी आपने लिक्विड लिया है, जो भी सॉल्वेंट लिया है। अच्छा, एक बात याद रखें, यहाँ पर हम लोग जो डील करेंगे वो मोस्टली फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस ही हम लोग डील करेंगे, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस।
डाइल्यूट सॉल्यूशन क्योंकि देखें गैस का अमाउंट बहुत कम होता है, वेरी नेग्लिजिबल ही होती है, गैस बहुत हल्की होती है ना, तो गैस के जो मोल्स हैं वो भी कम आएंगे, जो मोल के होते हैं मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो जो मास गैस का कम है तो ऑब्वियसली इसके मोल भी क्या होंगे, कम होंगे। तो हम लोग एक स्टेप करेंगे यहाँ पर फॉर वेरी डाइल्यूट, मोस्टली जनरली हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन से ही डील करेंगे, यहाँ पर याद रखें, ठीक है। गैस की जब भी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो जब गैस के मोल बहुत कम है और लिक्विड के मोल बहुत ज़्यादा हैं, तो गैस के मोल्स जो है लिक्विड के सामने नेग्लिजिबल है, तो गैस के मोल प्लस लिक्विड के मोल हम लोग अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर ले लेंगे, मोल्स ऑफ लिक्विड के बराबर। इस बात को याद रखें। जैसे मान लो गैस के मोल 0.1 है और लिक्विड के मोल 100 है, तो 100 प्लस 0.1 कोई फ़र्क पड़ेगा, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ लिक्विड ही लिख सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर एक फॉर्मूले में चेंज करने जा रहा हूँ। हम लोग जो भी मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे गैसियस मोल्स का, वो मोल ऑफ गैस और डायरेक्टली मोल ऑफ लिक्विड लगाएंगे। मोल ऑफ गैस को हम लोग अब यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, हम लोगों को क्वेश्चंस में क्या देंगे, हेल्प देंगे। तो यहाँ से मैं रिलेशन देखता हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हमने क्या निकाला है यहाँ पर, मोल ऑफ गैस, ठीक है, और मोल ऑफ क्या आ गया ऊपर, लिक्विड का मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो KH है, KH की प्रोपोर्शनलिटी बताएं कैसी है, मोल ऑफ गैस की जो प्रेजेंट है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हमने लिक्विड के अंदर, वो कैसी प्रोपोर्शनलिटी आ रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। यानी कि हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू किसी गैस के लिए ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ही कम उस गैस का अमाउंट होगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। बात समझ में आ रहा है, जितना ज़्यादा हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू होगा उतना ही कम क्या होगा, गैस का अमाउंट, गैस का अमाउंट किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। इस बात को याद रखें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि उतनी ही कम क्या होगी, गैस सॉल्युबल होगी, उतनी ही कम क्या होगी, गैस सॉल्युबल होगी। तो हम लोग अगर पूछे हमसे कि हेनरीज कांस्टेंट KH और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली है, दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है। अच्छा, एक बात हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ा रहे हैं, जैसे हम लोग KH बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो अभी सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा था, हमारा कम हो रहा था। तो हेनरीज कांस्टेंट और टेम्परेचर में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी हेनरीज कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा हमारा टेम्परेचर, क्योंकि दोनों ही अगर ज़्यादा होंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। ये बात सभी के समझ में आ गई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हेनरीज कांस्टेंट है वो कांस्टेंट तो है, मगर इसकी वैल्यू हर पर्टिकुलर गैस के लिए क्या अलग होती है। जैसे सपोज N2 के लिए हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू क्या अलग, H2 के लिए अलग, O2 के लिए अलग। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू हर पर्टिकुलर गैस के लिए क्या होती है, अलग होती है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए भी क्या होती है, अलग होती है। तो मैंने यहाँ पर बताया कि हेनरीज जो कांस्टेंट है वो किस किस पर बातों पर डिपेंड करता है। हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर। मैंने बताया O2 के लिए अलग होगा हेनरीज कांस्टेंट, H2 के लिए अलग होगा, N2 के लिए अलग होगा, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अगर O2 के लिए आपने हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू 273 पर देखी है, ठीक है, अगर आपने 300 पर देखी तो वही O2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। मैंने बता दिया KH जो है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि KH के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और टेम्परेचर के बढ़ने से भी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। तो KH और टेम्परेचर में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होगी। सभी लोगों के बात समझ में आ गई, ठीक है। मैं एक बार हेनरीज लॉ को दोबारा रिवाइंड कर देता हूँ। हेनरी लॉ बेसिकली प्रेशर से डील करता है। वो कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ही गैस के मॉलिक्यूल उस लिक्विड के अंदर क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। फिर उसने बात कही कि उतनी ज़्यादा सॉल्युबल हो रहे हैं तो उनका अमाउंट जो है, यानी उनका जो मोल फ्रैक्शन है गैसियस मॉलिक्यूल का किसके अंदर, उस लिक्विड के अंदर, उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा वो क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो पार्शियल प्रेशर यानी कि जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल उस सरफेस पर, उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर याद रखें किसका, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, कांस्टेंट आ गया, KH ग्राफ बना लिया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। ये सब हमें समझ में आ गया। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से डील करेंगे तो गैस के मोल लिक्विड के मोल के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल होंगे। तो गैस के मोल प्लस लिक्विड के मोल को हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर लिक्विड के मोल ही यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हमने KH की वैल्यू की बात कर ली, हर गैस के लिए KH की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ गैसेस पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी बात हमने देखा जो KH है वो सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी कम क्या होगी हमारी सॉल्युबिलिटी। इसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करूँगा और जो सेकंड क्वेश्चन है NCERT का वो आपको घर से अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेते हैं, अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो NCERT का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, इसको मैं अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है। देखें पहला क्वेश्चन क्या कहता है,
अगर N2 गैस को हमने बबल किया है किसके अंदर, वाटर के अंदर, किस टेम्परेचर पर, 293 केल्विन पर, हाउ मेनी मिलीमोल्स निकालने हैं N2 के, यानी N2 को हमने क्या किया है, डिज़ोल्व किया है किसके अंदर, वाटर के अंदर, पानी में बबल गया है मतलब घोला है, डिज़ोल्व किया है, ठीक है। तो कितने मिलीमोल हमने N2 के उसके अंदर डिज़ोल्व कर दिए होंगे कितने वाटर के अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर। अगर N2 ने उस लिक्विड यानी वाटर के ऊपर कितना पार्शियल प्रेशर अप्लाई किया है, 0.987 बार, और हमें यहाँ पर हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू N2 का और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर भी हमें क्या है, गिवन है यहाँ पर वैल्यू। मैंने कहा था ना आपको ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गिवन होगा। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके बराबर है, KH इंटू एक्स, यानी पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। और मैंने आपको यहाँ पर बताया था एक बात कि यहाँ पर हम लोग जो गैस के लिए लगाएंगे यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, तो गैस के मोल अपॉन लिक्विड के मोल लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को पार्शियल प्रेशर का वैल्यू पता है, पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है, 0.987 बार दिया हुआ है, और जो हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू है 76 पॉइंट क्या दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, किलो बार में दिया हुआ है। अब देखें जो पार्शियल प्रेशर का यूनिट है वही सेम कर लेते हैं, या तो इसे किलो बार में करो या इसे ये किलो बार में होना चाहिए। तो दोनों की यूनिट सेम करने के लिए मैं यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यानी कि हेनरीज कांस्टेंट की जो किलो बार है उसे बार में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारा मोल ऑफ गैस, तो मोल ऑफ गैस हमें निकालने हैं, तो मैं इसको एज इट इज रखूँगा। मोल ऑफ लिक्विड निकालने हैं, तो 1 लीटर में सभी लोग जानते हैं कितने मोल होते हैं, 1 लीटर वाटर में 55.5। इसको निकाल भी सकते हैं हम लोगों को, मोल कैसे निकालना होता है सभी लोग बताएं। लिक्विड है यहाँ पर वाटर, तो मोल का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास हमारा यहाँ पर हम लोग जानते हैं वाटर के लिए कितना लगाना है, 18। अब गिवन मास कैसे निकालेंगे, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। 1 क्या होता है, ग्राम पर, ठीक है, ml होता है। तो 1 ग्राम पर ml मैंने यहाँ पर वाटर का डेंसिटी लगाया, और जो वॉल्यूम है वो हमारा कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर को मैंने क्या किया, 1 ml बना दिया, तो 1000 ml, 1000 ml का मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मास कितना आ गया हमारा 100, यहाँ पर क्या आ गया, ग्राम आ गया। तो यहाँ पर 100 ग्राम मैंने जैसे ही लगाया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा हमारा 55.5। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिक्विड के मोल लगा देता हूँ, कितने 55.5। इसको हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, बस हम लोगों को गैस के मोल निकालने। तो गैस के मोल यानी कि Ng की वैल्यू मैं यहाँ से सेपरेट आउट कर लेता हूँ, 0.987 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5.5, और डिवाइड में आ जाएगा हमारा 76480 कर लेता हूँ, 1000 का मल्टीप्लाई। अच्छा, हमें कौन से मोल निकालने हैं, यहाँ पर मिली मोल निकालने हैं। कौन से मोल निकालने हैं, मिली मोल। तो मिली बनाने के लिए मुझे मिली बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, 1000 का, ठीक है। 1000 का अगर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया, और मैं ऊपर वैल्यू को 98.7 इंटू 5.5 अपॉन 7648 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो आंसर आया है मेरा, ये किस में आएगा, सभी लोग याद रखें किस में आंसर है, ये मिली मोल्स में आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर हेनरीज लॉ के सवाल करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये आपको अटेम्प्ट करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, एप्लीकेशंस, यानी कि यूजेस कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम लोग देखते हैं हेनरीज लॉ के। तो पहला यूज़ तो मैंने आपको बता दिया, बेवरेजेस में हम लोग, क्योंकि जितना गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाइड होगा उतनी ही गैस क्या होगी, लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होगी। इसी प्रिंसिपल पर सारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बन रही हैं, ठीक है। इसके बाद दो जो एप्लीकेशंस है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, जो कपड़े वगैरह पहन करके पानी में जाते हैं अंदर स्कूबा डाइविंग करने के लिए, ठीक है। तो वो बैग लेकर के जाते हैं ना अपने पीछे, और बैग में सिलेंडर लगा हुआ होता है। उस सिलेंडर में क्या होता है, गैसेस होती हैं, गैसियस मिक्सचर होता है, बेसिकली N2 होती है, O2 होती है, ठीक है। तो वो जाते हैं नीचे जाते हैं, ब्लो द सी, काफ़ी नीचे तक जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं कि एवरी 10 मीटर, जैसे ही हर 10 मीटर के नीचे जाते हैं तो 180 एम प्रेशर के करता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। सपोज कोई 100 मीटर नीचे चला गया तो कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, 1080 एम, सब ठीक है। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बहुत बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे सबमरीन्स वगैरह होती हैं वो बिल्कुल डाउन पर नहीं जा सकती समुद्र में। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, वो सबमरीन को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। प्रेशर हाई होने की वजह से स्कूबा डाइवर्स को भी एक प्रॉब्लम फेस होती है, एक मेडिकल कंडीशन होती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स मैं आपको एनसीईआरटी बुक से दे रहा हूँ, आप लोगों को वहाँ से स्टडी करना है इसको।
तो ये जो मेडिकल कंडीशन होती है इसे हम लोग बेंड्स कहते हैं। क्या होता है कि जब जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, और हेनरी ने हमें बताया कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। क्या होता है कि जो उनके सिलेंडर्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। तो जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम लोग, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस की ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं। फिर वो स्कूबा डाइवर्स क्या आते हैं, ऊपर आते हैं, तो प्रेशर कम होता है, तो गैस की सॉल्युबिलिटी ब्लड में क्या होती है, कम होती है। तो जब नाइट्रोजन गैस जो नीचे जाने पर बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो गई थी, अब ऊपर जाने पर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो जब सॉल्युबिलिटी उसकी क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है, तो एट दैट टाइम ब्लड में क्या बनने लगते हैं, बबल्स बनने लगते हैं। उन बबल्स की वजह से जो कैपिलरीज है वो ब्लॉक हो जाती है, उसमें बहुत पेन होता है, ठीक है। इवन सर्टेन टाइम में तो डेथ के जैसे आसार बन जाते हैं, ठीक है। तो उस मेडिकल कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं, ठीक है। उससे बचने के लिए आजकल क्या कर रहे हैं कि जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो नाइट्रोजन का थोड़ा अमाउंट कम कर देते हैं, और किसको प्लेस कर रहे हैं वहाँ पर, हीलियम को। हीलियम से क्या हो रहा है वहाँ पर कि हीलियम इतना सॉल्युबल नहीं होता है ब्लड में, और उसका छोटा साइज होने की वजह से इतना ज़्यादा उसके क्या है, ठीक है, इतना ज़्यादा बबल वगैरह नहीं बनते, तो बैंड वाली जो कंडीशन है उससे क्या वो बच जाते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन पर हम लोग आते हैं एट हाई एल्टीट्यूड्स। हम लोग जानते हैं ऊपर जब जाते हैं तो गैस का जो अमाउंट है, यानी कि उसका जो पार्शियल प्रेशर है, गैस जो अप्लाई करता है ना पार्शियल प्रेशर, हाइट पर जाने पर, हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर जो ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो गैस जब पार्शियल प्रेशर, ठीक है, उसका ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन गैस की ब्लड में वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो क्लाइंबर वगैरह होते हैं, जो माउंटेन चढ़ते हैं, वो अपने साथ सिलेंडर लेकर जाते हैं ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि एट हाई एल्टीट्यूड पर एकदम प्रेशर कम हो जाता है, तो गैस की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, सिलेंडर वगैरह नहीं लेकर के जाएंगे, तो उन्हें एक मेडिकल कंडीशन हो जाएगी जिसे हम लोग कहते हैं एनॉक्सिया, ठीक है। उन्हें एनॉक्सिया हो जाएगा। एनॉक्सिया में क्या, ठीक है, घबराहट सी होने लगेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, नौशिया टाइप का उस तरीके से हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से, ठीक है, पढ़ लें एक बार। मैं इसको डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। यूजेस इतने ज़्यादा उनके पूछे नहीं जाएंगे। इसके बाद एक यहाँ से एक यूज़ पूछा गया टेम्परेचर वाला, जो मैंने आपको बताया नीट में क्वेश्चन आया था यहाँ से, कि जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी कि फिशेस वगैरह हैं, वो हॉट वाटर में कंफर्टेबल फील करेंगे कि कोल्ड वाटर में, ठीक है। तो आंसर है हमारा कोल्ड वाटर। क्यों, क्योंकि कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर कम होगा तो गैस का सॉल्युबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो जो एक्वेटिक लाइफ है उन्हें ऑक्सीजन में लिक्विड में जो वाटर है वहाँ पर उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व अमाउंट में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उन्हें जो ऑक्सीजन चाहिए उसे लेने में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया, ये एनसीईआरटी में एक पॉइंट है, गिवन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस की। अब देखिए हम लोग को ये पता तो लग गया कि प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, गैस सॉल्युबल होगी। टेम्परेचर जितना कम होगा उतनी ज़्यादा गैस सॉल्युबल होगी। हाँ, मगर याद रखें बहुत ज़्यादा प्रेशर भी गैस की सॉल्युबिलिटी को, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, या बहुत कम टेम्परेचर भी गैस की सॉल्युबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो एक तरह से हमें ऐसे याद रखना है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हेनरीज लॉ उन्हीं सॉल्यूशंस पर वैलिड है जिसमें गैस जो है वो सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं कर रहा है। अगर गैस सॉल्वेंट से रिएक्ट कर गया तो हेनरीज लॉ वैलिड नहीं है, ये लिमिटेशन है। सपोज जैसे अमोनिया है, ठीक है, अगर अमोनिया को आपने पानी में डिजोल्व किया तो रिएक्ट कर जाएगा पानी से, और क्या बना देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हम लोग जानते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है कि नहीं, और हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करने के बाद क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। हम लोग जानते हैं ना इसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इस लॉ की वैलिडिटी नहीं है। यानी कि अगर ऑक्सीजन हमारे ब्लड में सॉल्युबल हो रहा है तो वहाँ पर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। हर जगह जहाँ भी गैस जो है वो सॉल्वेंट से अगर रिएक्ट कर रहा है, वहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर हमारा हेनरीज लॉ वैलिड नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो सभी लोग याद रखेंगे, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हेनरीज लॉ फॉर टू डिफरेंट पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है। सपोज हमने पहला पार्शियल प्रेशर लिया P1 किसी भी गैस के लिए, और उसका हेनरीज कांस्टेंट KH था, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के हमने यहाँ पर x1 लिख लिया, ठीक है। सेकंड हमने लिखा P2, ठीक है, किसी भी गैस का एट अ सेम टेम्परेचर, तो हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड लगा देते हैं, हेनरीज कांस्टेंट से हेनरीज कांस्टेंट डिवाइड हो जाएगा, P1 अपॉन P2, यानी पार्शियल प्रेशर्स ऑफ सेम गैस के पार्शियल प्रेशर एट टू डिफरेंट पार्शियल प्रेशर्स हमने लिए, ठीक है। तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, उसके मोल फ्रैक्शन के ही। तो वही बात हम लोगों ने, ठीक है, बस एक रिलेशन की फॉर्म में लिख दिया।
इसके बाद हम लोग देखें हेनरीज लॉ का सिमिलरिटी होता है, ठीक है। सिमिलरिटीज है दो लॉज के साथ, एक तो डेल्टन्स लॉ है और एक राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ हम लोग जब आगे पढ़ लेंगे तब मैं इसकी सिमिलरिटी यहाँ पर बताऊंगा। पहले मैं राउल्ट्स लॉ का सिमिलरिटी बता देता हूँ। सभी लोग डेल्टन्स लॉ का सिमिलरिटी बता देता हूँ। डेल्टन्स लॉ सभी लोग जानते हैं, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली या किसके इक्वल्स टू होता है, किसके बराबर होता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। याद रखें यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन हम लोग ये यूज़ करते हैं ये वेपर फेज में ही है, गैस के वेपर फेज में है। और हमारा जो हेनरीज लॉ है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है, हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। मगर यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन हम लोग यूज़ करते हैं वो वेपर फेज में नहीं होता है। याद रखें मैंने आपको बता दिया है, ये जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किस फेज में होता है, हमारा सॉल्यूशन की फेज में होता है, ठीक है। तो कुछ सिमिलरिटी है, यहाँ भी कांस्टेंट, ये टोटल प्रेशर एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ भी कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ मोल फ्रैक्शन। तो बस इस तरीके से क्या हेनरीज लॉ सिमिलरिटी शो करता है डेल्टन्स लॉ के साथ। राउल्ट्स लॉ, ठीक है, राउल्ट्स लॉ मैं अभी बता देता हूँ डिटेल में हम लोग जब सीखेंगे। तो राउल्ट्स लॉ जो होता है वो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू प्योर वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर के लिए होता है राउल्ट्स लॉ। वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ हमारा क्या है, हेनरीज लॉ भी यहाँ भी कांस्टेंट आ रहा है और यहाँ भी मोल फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। इसको जब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस याद रखें कुछ बस क्या है, इनकी हेनरीज लॉ की सिमिलरिटी है। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, हेनरीज लॉ फिनिश हो गया। उसी के साथ हमारा जो सॉल्युबिलिटी है गैस का लिक्विड के अंदर वो भी फिनिश हो गया। अब अगला जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, NCERT वाला क्वेश्चन ये, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे जो कि सॉल्युबिलिटी है किसका, सॉलिड का लिक्विड के अंदर, ठीक है। थैंक यू।